हेलो स्टूडेंट, हम थर्मोडायनेमिक्स के इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। हम कार्नोट इंजन की कार्नोट साइकिल को देख रहे थे, जिसमें हमने देखा था कि जो हमारा फर्स्ट पहले थर्मल एक्सपेंशन होता है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एंड देन एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एंड देन आइसोथर्मल कंप्रेशन, एंड देन एडियाबैटिक कंप्रेशन। अगर हम इस पूरे साइकिल में टोटल वर्क कैलकुलेट करें तो इस केस में हमारा आइसोथर्मल वर्क होगा, और इस केस में हमारा एडियाबैटिक वर्क, एंड इस केस में आइसोथर्मल वर्क, एंड इस केस में एडियाबैटिक वर्क। यहाँ गैस वर्क कर रही है, इस केस में भी गैस वर्क कर रही है, इस केस में गैस पर वर्क हो रहा है, और इस केस में भी गैस पर वर्क हो रहा है। अब जब इन चारों वर्क को हम ऐड करेंगे और जो हमारी हीट है एट आइसोथर्मल एक्सपेंशन के केस में एंड आइसोथर्मल कंप्रेशन के केस में, लेट्स से Q1 एंड Q2 है, टोटल नेट हीट गिवन टू दिस इंजन एंड टोटल वर्क डन बाय दिस इंजन, अगर हम उसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास एक इफिशिएंसी निकल कर आएगी। हमें यहाँ जो वर्क है एडियाबैटिक के वर्क के लिए हमें ये फार्मूला यूज करना पड़ेगा, दैट इज म्यू, that is number of moles into gas constant R and change in temperature divided by gamma minus 1, where gamma is the heat capacity at constant pressure divided by heat capacity at constant volume। अगर हम इफिशिएंसी की बात करें, टोटल वर्क एंड टोटल नेट हीट गिवन, तो कार्नोट इंजन में जो हमारी efficiency आती है that is 1 minus T2 divided by T1। Carnot theorem: the efficiency of Carnot engine is independent of working of substance used। जो efficiency होती है Carnot engine की, उसमें हम कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं, सब्सटेंस यूज कर रहे हैं, उस पर डिपेंड नहीं करता है। उसकी efficiency टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, that is 1 minus T2 divided by T1। No engine operating between two fixed temperature can be more efficient than Carnot engine। अगर कोई दूसरा इंजन है और वो भी T2 टेम्परेचर और T1 टेम्परेचर पर वर्क कर रहा है, उसकी इफिशिएंसी हमेशा ही कार्नोट इंजन से कम होगी। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिकॉल करते हैं। टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज रिलेटेड टू इट्स एवरेज इंटरनल एनर्जी, नॉट टू द किनेटिक एनर्जी ऑफ मोशन ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास। तो जो हमारा टेम्परेचर होता है किसी भी सिस्टम का या किसी भी बॉडी का, वो एवरेज इंटरनल एनर्जी पर डिपेंड करता है। अ बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ गन इज नॉट एट हायर टेम्परेचर बिकॉज ऑफ इट्स हाई स्पीड। Equilibrium in thermodynamics refers to situation when microscopic variables describing the thermodynamic state of a system do not depend on time। Equilibrium of system in mechanics means the net external force and torque on the system are zero। In a state of thermodynamic equilibrium, the microscopic constituents of a system are not in equilibrium in the sense of mechanics। अगर हम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की बात करें तो हम इक्विलिब्रियम हमेशा ही माइक्रोस्कोपिक स्केल पर देखते हैं, कभी भी हम माइक्रोस्कोपिक स्केल पर नहीं देखते हैं। अगर हम माइक्रोस्कोपिक स्केल पर देखेंगे हम पाएंगे कि उसमें कोई भी इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं है। हीट कैपेसिटी इन जनरल डिपेंड्स ऑन प्रोसेस द सिस्टम गोज थ्रू व्हेन हीट इज सप्लाइड। जो हीट कैपेसिटी है वो किस प्रोसेस से उस सिस्टम पर गुजर रही है उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि हमने देखा कि जो हीट कैपेसिटी है एट कांस्टेंट प्रेशर एंड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम का जो डिफरेंस होता है वो गैस कांस्टेंट के बराबर होता है इन द केस ऑफ आइडियल गैस। In an isothermal quasi-static process, heat is absorbed or given out by the system even though at every stage the gas has same temperature as that of surrounding reservoir.
This possible because of infinitesimal difference in temperature between the system and reservoir. अब हम थर्मोडायनेमिक्स से संबंधित प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। Exercise 11.1. A geyser heats water flowing at rate of 3 liters per minute from 27 degrees Celsius to 77 degrees Celsius. If the geyser operates on a gas burner, what is the rate of consumption of the fuel if the heat of combustion is 4 into 10 to the power 4 joule per gram? Water is flowing at rate of 3 liter per minute. जो वाटर है वो 3 लीटर पर मिनट के रेट से बह रहा है और जो गीजर है वाटर को हीट कर रहा है 27 डिग्री सेल्सियस से 77 डिग्री सेल्सियस। इनिशियल टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, फाइनल टेम्परेचर 77 डिग्री सेल्सियस है। सो राइज इन टेम्परेचर इज 50 डिग्री सेल्सियस एंड हीट ऑफ कंबस्टन इज 4 into 10 to the power 4 joule per gram and specific heat of water is 4.2 joule per gram per degree Celsius. Mass of the flowing water is 3 liter per minute, that is 3000 gram per minute. Total heat used is mass of the total mass of the water and heat capacity of water and the change in the temperature. यहां से जो हमारा रेट ऑफ कंजप्शन होगा दैट इज 15.75 ग्राम पर मिनट। What is amount of heat must be supplied to 2 into 10 to the power minus 2 kilogram of nitrogen at room temperature to rise its temperature by 45 degrees Celsius at constant pressure? Molecular mass of N2 is 28 and gas constant is 8.3 joule per mole per Kelvin. अब हमें इस क्वेश्चन में ये कैलकुलेट करना है कि जो नाइट्रोजन है वो हमारे पास 2 into 10 to the power minus 2 किलोग्राम है और उसका टेम्परेचर हमें रेज करना है 45 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट प्रेशर। तो हमें कितनी हीट उसे सप्लाई करनी होगी ये हमें कैलकुलेट करना है। तो हीट सप्लाई करने के लिए हमें हीट कैपेसिटी की जरूरत पड़ेगी क्योंकि ये कांस्टेंट प्रेशर पर हो रहा है। तो कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट कैपेसिटी होती है दैट इज 7/2R, क्योंकि नाइट्रोजन डाई एटॉमिक गैस है। So the total amount of heat to be supplied is given by the relation number of moles and heat capacity at constant pressure. डाइएटॉमिक के केस में यहाँ 7/2 into गैस कांस्टेंट R होगा और हमारा जो राइज है टेम्परेचर में दैट इज 45 डिग्री सेल्सियस। तो हमें जो हीट सप्लाई करनी होगी इस डाइएटॉमिक गैस नाइट्रोजन पर दैट इज 933.38 जूल। अब हमें 4 क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्यों है। Two bodies at temperature T1 and T2 if brought in thermal contact do not necessarily settle to a mean temperature T1 plus T2. अगर कोई भी दो बॉडी आपस में लाई जाती हैं थर्मल कांटेक्ट में तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो टेम्परेचर होगा दोनों ही सिस्टम का कांटेक्ट में लाने के बाद में वो दोनों का मीन होगा। इसे हमें जस्टिफाई करना है। When two bodies at different temperature T1 and T2 are brought in thermal contact, heat flows from body at higher temperature to the body at the lower temperature till equilibrium is achieved. The temperature of both the bodies become equal. The equilibrium temperature is equal to the mean temperature T1 plus T2 only when thermal capacity of both the bodies are equal. ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब दोनों की हीट कैपेसिटी दोनों ही सिस्टम की हीट कैपेसिटी बराबर होगी, तभी जो हमारा टेम्परेचर होगा टोटल सिस्टम का
थर्मल कांटेक्ट में लाने के बाद में वो T1 दोनों का ही मीन होगा। The coolant in chemical or nuclear plant, the liquid used to prevent the different part of plant from getting too hot, should have high specific heat. अब जो कूलेंट यूज किया जाता है केमिकल फैक्ट्रीज या न्यूक्लियर प्लांट में एज अ कूलेंट, तो ऐसा क्यों है कि उनकी जो हीट कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। अगर किसी भी मटेरियल या मैटर की हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब यह है कि बहुत ज़्यादा हीट सप्लाई करने के बाद भी उसका जो टेम्परेचर राइज है वो बहुत ही कम होगा। The coolant in chemical or nuclear plant should have high specific heat. This is because higher the specific heat of coolant, higher is its heat absorbing capacity and vice versa. Hence, a liquid having a high specific heat is the best coolant to used in nuclear or chemical plant. This would prevent the different part of the plant from getting too hot. इसका रीजन ये है कि जो भी ऐसा लिक्विड का हम यूज करेंगे जिसकी हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा हीट कैपेसिटी होने के कारण वह लिक्विड बहुत ज्यादा हीट को रिटेन कर पाएगा विदाउट इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, और बहुत ही स्लोली वो हीट को लॉस्ट करेगा सराउंडिंग पर और वो हीट को रिटेन किए रहेगा। एयर प्रेशर इन कार टायर इंक्रीजिंग ड्यूरिंग ड्राइविंग। ऐसा क्यों होता है कि जब हम कार को चलाते हैं तो उनका जो एयर प्रेशर है वो बढ़ जाता है। When a car is in motion, the air temperature inside the car increases because of the motion of the air molecule. According to Charles' law, the temperature is directly proportional to the pressure. Hence, the temperature inside the tire increases, then the air pressure in it will also increases. जब हम किसी भी कार को ड्राइव करते हैं तो टायर्स का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और चार्ल्स लॉ का यूज कर अगर हम देखें तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर या वाइस वर्सा। द क्लाइमेट ऑफ हार्बर टाउन इज मोर टेम्परेट देन दैट ऑफ टाउन इन डिजर्ट एट द सेम लैटिट्यूड। A harbor town has the more temperature climate without the extremes of heat or cold than a town located in desert at same latitude. This is because the relative humidity in harbor town is more than it's in desert town. जो हार्बर टाउन है वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू डिजर्ट टाउन जो कि सेम लैटिट्यूड पर है। इसका रीजन ये है कि हार्बर टाउन पर जो हमारी ह्यूमिडिटी है वो ज़्यादा होगी, और अगर हम पीवी इक्वल टू म्यू आर टी से देखेंगे तो हार्बर टाउन का टेम्परेचर ज़्यादा होगा। A cylinder with movable piston contains 3 moles of hydrogen at standard temperature and pressure. The walls of cylinder are made of heat insulator and the piston is insulated by having a pile of sand on it. By what factor does the pressure of gas increases if the gas is compressed to half of its original volume? जो हमारी वॉल्स हैं सिलेंडर की और उसमें गैस भरी हुई है एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, वॉल्स इंसुलेटर है, इसका मतलब कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, और जब हीट का एक्सचेंज नहीं होगा तो हमारा प्रेशर इनटू वॉल्यूम टू द पावर गामा हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इनिशियली जो हाइड्रोजन गैस है उसमें उसके सिर्फ 3 मोल्स है। The cylinder is completely insulated
from its surroundings. As a result, no heat is exchanged between the system and its surrounding, thus the process is adiabatic. Initial pressure inside the cylinder is P1, final pressure inside the cylinder is P2, initial volume inside the cylinder is V1, final volume inside the cylinder is V2. Ratio of specific heat is gamma, that is 1.4. Hydrogen is diatomic gas, so gamma is 1.4. For an adiabatic process, we have P into volume to the power gamma is always constant. The final volume is compressed to half of its initial value. जो हमारा फाइनल वॉल्यूम है वो इनिशियल वॉल्यूम का हाफ हो जा रहा है, दैट इज V2 इक्वल टू V1/2. अब यहां से हम प्रेशर पर रिलेशन निकाल लेंगे इस इक्वेशन से, जो कि हमारा आएगा hence the pressure is increases by factor 2.639. In a changing the state of gas adiabatically from equilibrium state A to another equilibrium state B, an amount of work equal to 22.3 joule is done on the system if a gas is taken from state A to B via process in which the net heat absorbed by the system is 9.35 calorie. How much is the net work done by the system in the latter case? The work done on the system while gas changes from state A to state B is 22.3 joule, that is given, and this is adiabatic process, hence the change in heat is 0. सबसे पहले गैस को एडियाबैटिकली स्टेट ए से स्टेट बी ले जाया जा रहा है और टोटल वर्क 22.3 जूल उस पे दिया जा रहा है, क्योंकि ये एक एडियाबैटिक प्रोसेस है। इसका मतलब जो भी इस पर वर्क होगा वो सारी की सारी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने पर जाएगी। अगर गैस पर 22.3 जूल वर्क किया जा रहा है, इसका मतलब यह है कि वर्क डन बाय गैस इज -22.3 जूल। अब वापस से when a gas goes from a state A to state B via process that the net heat absorbed by system is, अब हम एडियाबैटिक केस का नहीं ले रहे हैं। अब यहाँ जो नेट हीट है that is 9.35 calorie. If we convert in joule, that we have to multiply with extra factor, that is 4.19, and the heat absorbed by the system is now 39.1765 joule. अगर हम पहले केस में देखेंगे कि जो हमारी हीट एडियाबैटिक प्रोसेस में जो हमारी हीट एक्सचेंज है वो 0 है, तो जो हमारा वर्क डन बाय गैस होगा प्लस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस इज 0. That means change in internal energy from going A to B is 22.3 joule. Since internal energy is state variable, then if we go again from A to B, then we have a 22.3 joule internal energy, and now we have also a heat absorption, that is 39.1765. so the work done by the system is now 16.88 joule. Two cylinders A and B of equal capacity are connected to each other via a stopcock. A contains a gas at standard temperature and pressure. B is completely evacuated. The entire system is thermally insulated. The stopcock is suddenly opened. Answer the following. What is the final pressure of the gas A and B? What is the change in internal energy of the gas? What is the change in temperature of the gas? Do the temperature state of system before settling to the final equilibrium state lies on PVT surface. अगर 2 सिलेंडर्स हैं A एंड B है और एक सिलेंडर पूरी तरीके से इवैक्यूएटेड है और स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर है, मींस एट 1 atm एंड स्टैंडर्ड टेम्परेचर दैट इज 0 केल्विन, तो
जो फाइनल प्रेशर होगा ए एंड बी पर वो डिवाइड हो जाएगा इक्वली, दैट इज 0.5 atm एंड 0.5 atm. And what is the change in internal energy of the gas? यहाँ कोई भी टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, सो इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस विल बी जीरो and change in temperature of the gas is also zero. So internal energy of the gas is change in the internal energy of the gas is also zero. Do the intermediate state of system before setting to the final equilibrium state lies on PV T surface? No. The given process is a case of free expansion. It is rapid and cannot be controlled. The intermediate state do not satisfy the gas equation, and since they are not in equilibrium state, they do not lie in PV T surface of the system. तो जो हमारा इंटरमीडिएट स्टेट हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये फ्री एक्सपेंशन है। ये फ्री एक्सपेंशन इज नॉट अ रिवर्सिबल प्रोसेस और क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। यहाँ इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं है, बहुत ही फास्ट है और इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इसलिए हमारा इंटरमीडिएट स्टेज पर प्रेशर एंड वॉल्यूम डिफाइन नहीं होगा। थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज टेकन फ्रॉम ओरिजिनल स्टेट टू इंटरमीडिएट स्टेट by linear process as shown in figure 11.13. जैसा कि हम इस फिगर से देख पा रहे हैं कि इनिशियली जो गैस की स्टेट थी यहाँ थी डी से, फिर वापस ई पर गई एंड देन ई से एफ एंड एफ टू डी। ये साइक्लिक प्रोसेस है। इट्स वॉल्यूम इज देन रिड्यूस्ड टू ओरिजिनल वॉल्यूम फ्रॉम ई टू एफ। ई टू एफ जो वॉल्यूम है यहाँ रिड्यूस हो जा रहा है। यहाँ आइसोबारिक प्रोसेस है, यहाँ प्रेशर हमारा कांस्टेंट है। कैलकुलेट द टोटल वर्क डन बाय द गैस फ्रॉम डी टू ई टू एफ। यहाँ से यहाँ तक आने पर टोटल वर्क कितना है वो हमें कैलकुलेट करना है। टोटल वर्क डन बाय द गैस फ्रॉम डी टू ई एफ इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ डीईएफ। जो एरिया अंडर कर्व होता है पीवी के वो वर्क को शो करता है। अगर हम डी से ई पर जाते हैं तो गैस पॉजिटिव वर्क कर रही है जो कि ये होगा। अगर हम ई से एफ आ रहे हैं निगेटिव वर्क करेगा जो कि ये वाला पोर्शन होगा। तो हमारा नेट जो पॉजिटिव वर्क होगा वो एरिया ऑफ द ट्रायंगल होगा, दैट इज हाफ इंटू डी इंटू ई एफ एंड दैट इज therefore total work done by the gas from D to E to F is हमारा दैट इज 450 जूल। एक चीज आप यहाँ देख सकते हैं कि F to D हमारा वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, सो यहाँ पास कोई भी वर्क डन नहीं होगा। अगर गामा और डिग्री ऑफ फ्रीडम के बीच में रिलेशन देखा जाए दैट इज